अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के जो बड़े मौज़ूआत हैं, एक तो डॉलर की जो ऊंची उड़ान रही है, इसके अलावा अपोजिशन ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इंडिया के ईद उल फितर के बाद तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ, और इसके अलावा गैलप सर्वे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कुछ इबहाम का शिकार है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो रुकन है कौमी असम्बली की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रही है। मुख्तियार राजिज़ धामड़ा साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं सिंध के लिए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शाइस्ता साहिबा, पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो ज़राए हमें बता रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है कुछ रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और बात हुई है कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ईद उल फितर के बाद एक तहरीक चलेगी। ये किस किस्म की तहरीक होगी? दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिल के होगी, हुकूमत गिराने के लिए होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ही चाहते थे कि हुकूमत को टाइम मिले और उनको हुकूमत करने दी जाए, और उनकी जो हम ऐसी सियासत करें जो सिर्फ असेंबलियों में हम उनकी मुखालफत करें, जिस चीज़ पे हम अग्री ना करें। लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह के अवाम मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, तो अब ये अवामी नुमाइंदों पे फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी अवाम की सपोर्ट के लिए उनके साथ निकलें, क्योंकि जो मुल्क में माशी इस वक्त हालात हैं और जिस तरह के हालात आगे और बनने वाले हैं, उसमें तो मेरा ख्याल है गरीब क्या, कोई मिडिल क्लास भी या हायर मिडिल क्लास के लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें मिलके लेकिन साहिबा, मकसद क्या है? सिर्फ एहतजाज करना है? कहां से कहां तक होगा इस तहरीक की? अगर कुछ बता सकते हैं, क्या शक्ल होगी, क्या मकसद होगा? देखें, आपको मैं शक्ल तो नहीं, अभी मीटिंग कॉल हुई है तमाम लोगों की, और वो बैठ के मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि किस हद तक इसको लेके जाना है, क्योंकि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब ये हमारी कहते हैं ना कि फाइनली इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो, क्योंकि जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसका बहुत क्लोज लिंक है, और जो माशी हालात मुल्क में बनते जा रहे हैं उसमें अब बैठ के तमाशा तो नहीं देख सकते ना कि मुल्क बर्बाद हो, लोग ख़त्म हो जाएं, और जो सियासी जमातें हैं या सियासी नुमाइंदे हैं वो बैठ के सिर्फ वॉच करें कि क्या हो रहा है। मैं अभी आपको ये नहीं बता सकती कि क्या फैसला होगा। ये तो डेफिनेटली हो गया है कि हमने अवाम की आवाज़ बनना है, और हमने जो अवाम के जज्बात हैं और जिस तरह अवाम को कुचला जा रहा है उसको वॉइस करना है। तो वो किस तरह होगा, कैसे होगा, उसके क्या खदोखाल होंगे, ये आने वाला वक्त ही अब फैसला इंशाल्लाह करेगा। ठीक है। आजिज़ धामड़ा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब भी बार बार इंदिया दे चुके हैं। कल भी उन्होंने दोबारा कहा था कि सड़कों पे निकलेंगे। तो मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं, क्या उनके साथ हाथ मिला के पाकिस्तान एक जॉइंट अपोजिशन, मुश्तरका अपोजिशन आपको नजर आ रही है सड़कों पर निकलती हुई ईद उल फितर के बाद? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ये ठीक सवाल किया कि अपोजिशन जो है वो जॉइंट अपोजिशन की सूरत में बाहर आएगी या इंडिविजुअल पार्टियां आएंगी। जहाँ तक सड़कों को निकलने की बात है, तो ये पहले हो चुका होता, मगर क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो अपोजिशन को थोड़ा डिले शुरू करना पड़ रहा है ईद के बाद। अब वजूहात पूरी कौम के सामने हैं। आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपके चैनल्स दिखा रहे हैं कि हर जगह हर लेवल पे एहतजाज जो है वो शुरू है। सिर्फ लीड करने की जहाँ तक बात है, सिर्फ बात वहाँ रुकी हुई है कि कोई लीड करे, और ये जिम्मेदारी है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कि जब हुक्मरानों की जानिब से एक खुदकश हमला किया हुआ हो कौम के ऊपर महंगाई का, और इनका एक स्लोगन था जो कम से कम उस पर जो PTI ने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं उसकी जो एक बात है सच्ची दिल की, सच्चे दिल से वो मानता हूँ। हर चीज़ पे ना मानू वाली बात मैं नहीं कहता। इनका एक स्लोगन था सुनामी, और सुनामी जो है वो इंसानी जिंदगी की तबाहकारियों का नाम है। तो सुनामी आ नहीं रही, सुनामी आ चुकी है, तो वो तो ये ला चुके हैं। अब इंसानी जिंदगी जहाँ पर डिस्टर्ब होगी, लोग जब कंफर्टेबल नहीं होंगे,
तो ज़ाहिर है लेकिन आजिज़ ज़ामना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमतों का अपना वक्त या मुद्दत पूरी करनी चाहिए। धरने के खिलाफ भी बहुत कहा, पार्लियामेंट में ही एहतजाज पर इसरार किया, जोर दिया। पार्लियामेंट में तो एहतजाज हो रहा है, तो सड़कों पर निकलने की क्या ज़रूरत आन पड़ी फिर? देखें, हुकूमत गिराना और महंगाई के खिलाफ और अवाम के जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हुकूमत गिराने वाली बात पे हम खामोश होके और टैप सॉल्यूशन लगा के मुंह पे अगर हम बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में ये भी कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की और पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि इस सूरत हाल में भी अगर वो अवाम की लीड के लिए नहीं निकलेंगी तो शायद ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो हुकूमत गिराना तो अलग बात है, वो हम नहीं गिराएंगे, ये खुद गिरा देंगे, ये अपने बोझ तले खुद गिरा देंगे। क्योंकि जब ये IMF को खुद खरीद लेके आए, हम तो घोड़े की घास लेने के लिए IMF के पास गए थे, ये IMF की हाथी खरीद के अपने घर में लेके आए हैं। ये तो उनके सारे लोग लेके आए हैं ना, हम तो लेके आते थे कर्जे के लिए, हम नेगोशिएशन करते थे, वो भी इनको पसंद नहीं थी बात, वो भी खुदकशियों की धमकी दे रहा था एक जिद्दी बच्चा। तो आज ये खतरा मौजूद था कुछ दिन पहले, मगर वो भी बात टल गई कि ये जिद्दी बच्चा शायद अपने आप को नुकसान पहुंचाए। ये हाथी खरीद के आया है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया ज़ामना साहब। जी, मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा, यहाँ आपसे सवाल करूंगी। बार बार ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, अपोजिशन जमातें ये कहती हैं खुद ही अपने बोझ तले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर मैं देखें, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का काम है तनकीद करना और हुकूमत को गिराने की ख्वाहिशात का इजहार करना और इक़्तिदार के अवानों से बाहर बैठ के उस बेचैनी का इजहार करना और इक़्तिदार में आने के लिए दाव पेच और पंजा आज़माई करना, ये इनका हक है और उस हक को हम तस्लीम करते हैं। और सियासी जहाँ तक इनका राइट है और वो हम सियासी खिलाड़ी हैं और सियासी खिलाड़ी हमेशा सियासी अंदाज से जवाब दिया करते हैं। हाँ, जहाँ इन्होंने सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, आवाम के दुख दर्द और मुश्किलात के अंदर बेचैनियाँ और उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करना चाह रहे हैं, तो वो आवाम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है अंबर। वो आवाम कौन है? आप समझती है लोग नहीं निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस वक्त जो है ना, आप जो मीडिया है ये कि इतना इफ़ेक्टिव टूल है कि हर शख्स की जो असल चेहरा है, उसकी जो पहचान है, आप वो करवाते रहते हैं और आपने दुनिया के सामने वो तमाम फैक्ट्स फिगर, एक तरफ 10 साल, फिर 35 साल, फिर ऑनवर्ड वो स्टेटस को 70 साल से जिसको ये हुकूमत चैलेंज कर रही है और वो रिफॉर्म्स जिसको ये मुतारफ़ कराना चाहती है और जिसकी बुनियाद पे हमें वो रेजिस्टेंस भी हम फेस कर रहे हैं। लेकिन ये किस अवाम को ये बेवकूफ़ बनाएंगे कि उनको ये क्या बताएंगे कि अभी 9 माह जो है हमें नहीं हुए हैं इस गवर्नमेंट को, तो ये 10 साल दोनों अपोजिशन जमातों के साथ और ख़ुसूसन जो लास्ट हमारी जमात थी वो माशाल्लाह से जो कारस्तानियाँ और आला कारकर्दगी के झंडे गाड़ के गई है, उसका सारा बोझ जो है मईशत पे आया। ये मईशत क्योंकि आपने बात की फिरदौस साहब, माजरत में आपकी यहाँ बात काट रही हूँ क्योंकि आज एक जो बड़ा मामला सारे दिन हमने मीडिया पे भी देखा है, वो डॉलर की जो कीमत थी, जो कदर है रुपए की, वो सबसे निचली सतह तक आ गई है। इसकी वजह जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मालिक बोस्तान साहब, जो सदर है करेंसी एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया बोस्तान साहब हमें वक्त देने का। अब बताइएगा कि ये आज हुआ क्या? देखो जी, आज वही हुआ जो कि पहले प्रिडिक्शन की जा रही थी। आपको पता है पिछले जब से IMF का वफ्द यहाँ से गया है और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से और के साथ ये तय कर लिया है कि आइंदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्टेट बैंक रुपये को जो है मॉनिटर नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, फ्री फ्लोट रखेगा और डिमांड और सप्लाई पे उसके रेट होंगे और जो भी मार्केट रेट को तयन करेगा तो वही रेट होंगे। तो उसकी पेशन गोई उस दिन से आ रही थी, डॉलर का रेट 150 तक जाने वाला है, तो वही हुआ ज्यादा का रेट आपने यानी कि आपका कहना है कि जो IMF के साथ अभी मुआहदा जो तय पाया, एग्रीमेंट अभी तक हुई है, उसकी वजह से जो शक है, क्योंकि ये शिक जो है, ये शर्त जो है इस वक्त ज़ाहिर अभी खुल के सामने नहीं आई कि डॉलर फ्री फ्लोट करेगा, उसकी वजह से आज
हमने हाल देखा है रुपए का ये? जी बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है हुकूमत ने एक वादा किया तो उसकी पासदारी भी करेगी, और उन्होंने कहा हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये आप जो चीज़ें होनी थी वो तो ज़ाहिर है डिमांड आई है, तो डिमांड जब आती है तो एक दफ़ा रेट बढ़ते हैं फिर कम भी होता है। आपने देखा मार्च में डॉलर का इंटरबैंक में 144 हुआ, फिर 137 भी हुआ है। फ्लोट मार्केटिंग में ये होता है, फ्लोट का मतलब है जैसे समुद्र की लहरें ऊपर जाती हैं फिर वापस आती हैं, तो हमारा रुपया भी अब ज़ाहिर है जब फ्लोट कर दी गई ये ऊपर भी जाएगा वापस भी जाएगा, जरूरी नहीं कि ये साइड पे से लेकिन बोस्तान साहब, कल ही वजीर आज़म इमरान खान ने कमेटी तश्कील दी थी जो करेंसी को देखने के लिए, ओवरसाइट करने के लिए, देखने के लिए, जायजा लेने के लिए और कंट्रोल रखने के लिए। देखो जी, कल हमारी मीटिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग में शामिल था। उन्होंने करेंसी कंट्रोल का बात नहीं की थी, ये मेरा मीडिया में कोई खबर सही नहीं है। हमने उन्हें बताया था कि देखो जी, पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है। अगर आप पिछले 23 साल का डेटा देखें तो पिछले 23 सालों में 160 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से बाहर के बैंकों में ट्रांसफर हुए ऑफिशियल चैनल से, जबकि हमारे कर्जे जो हैं 100 अरब डॉलर है। तो हमें इसका मतलब है मैनेज करने की जरूरत है, मैनेजमेंट की कमी है। अगर यही पैसा हम अच्छे इंसेंटिव दें और इसको रोक लें तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होता, आज हमारे काम आता। तो इस चीज़ को हमने बताया कि हमें इस वक्त अपनी डिमांड को कम करें। जब डिमांड सप्लाई पे हमने रेट को कर ही दिया तो हम अपनी डिमांड को कम करें, सप्लाई को बढ़ा देते हैं, और हमारी इम्पोर्ट जो 160 अरब डॉलर के करीब है इसको हम कट करके लग्जरी आइटम खास तौर पर जो है ऐसी चीजें जो कि पाकिस्तान में बनती है उन पर बैन लगाना चाहिए, तो हम 20 अरब डॉलर साल के सेव कर सकते हैं। इसी तरह हम हमारी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो अरबों डॉलर पाकिस्तानी के घरों में, बैंकों में, लॉकरों में पड़े हैं, बाहर के मुल्कों में पड़े हैं, तो उन्हें हम इंसेंटिव देकर वापस अगर पाकिस्तान ले आए तो उन्हें। बोस्तान साहब, माजरत यहाँ मैं बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन मैं सवाल जो पूछना चाह रही हूँ, जब अप्रैल में ऐसा हुआ था, जब रुपए की कदर में कमी आई थी तो क्रैकडाउन की बात हुई थी, अब भी कोई ऐसी बात हुई है कि कुछ स्पेकुलेटर्स जो है वो कुछ करेंसी के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, या कोई क्रैकडाउन की बात हुई या नहीं हुई? नहीं, कोई इसके ऊपर मैंने बोला कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत अपने रुपये को देखने अगर स्पेकुलेशन होगी तो एक्शन लेगी, लेकिन अगर इंटर बैंक में रेट बढ़ता है तो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत ने खुद डिमांड और सप्लाई का वायदा किया हुआ है। तो उसमें हुकूमत जो है डिमांड आएगी तो बढ़ेगी, नहीं खत्म होगी डिमांड तो ऑटोमेटिकली वापस चले जाएगा और रुपया बढ़ेगा, डॉलर का रेट कट हो जाएगा। आप नहीं समझते कि जो फ्री फ्लोट है इसकी वजह से रुपए की कदर मजीद गिर सकती है, और आप क्या समझते हैं कितना और मतलब खदशा है कि कितनी और इसमें कमी आएगी? देखो जी, हमारे जो फिगर है, हमारे देखो रिजर्व बहुत कम है। अगले 2 सालों में हमने 37 अरब डॉलर पाकिस्तान ने जो लोन लिए हैं वो वापस करने हैं। अगर हम हमारा तिजारती खजाने को आप देखते हैं तो वो हमारा अगर 12 अरब डॉलर पे भी ले जाते हैं 2 साल का, वो भी 25 अरब डॉलर बनते थे। तो हमें ये चीजें अगर सामने रखनी है, अगर इसको हम अभी से मैनेज नहीं करेंगे और हमारे अभी से अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारा डिमांड बढ़ती रहेगी, और डिमांड बढ़ी रहेगी तो रेट ऊपर ही रहेगा। अगर हम डिमांड को काट लेंगे तो ऑटोमेटिकली रुपया जो वापस मजबूत हो सकता है और डॉलर का रेट गिर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बोस्तान साहब कि 160 तक जाएगी, कुछ लोग इससे ज्यादा की पेश गोई करे। आप क्या समझते हैं डॉलर का रेट है कहाँ तक जा सकता है? देखो, ये तो हुकूमत को जो हमने मशवरे दिए हैं, अगर वो इस पे काबू कर लेती है डॉलर का रेट यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। अगर ऐसी आंखें बंद कर लेती और वेट एंड सी पे रहेगी तो फिर ज़ाहिर बढ़ सकते हैं जो पेशन गोई है वो सच साबित हो सकती है। 150 की तो सच हो गई, अगली भी फिर सच हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमें वक्त देने का। फिरदौस साहिबा, सबसे बड़ी वजह जो तमाम जो करेंसी से डील करते हैं वो यही कह रहे हैं कि IMF के साथ जो मुआहदा है उसकी वजह से जो फ्री फ्लोट रखा हुआ है करेंसी को, रुपए की कदर में ज़ाहिर है मजीद गिरावट का खदशा तो है, मौजूद है। अंबर, पहली बात तो ये है कि ये परसेप्शन टोटली गलत है, और इसको बोस्तान साहब कह रहे थे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि IMF के साथ ये शर्त रखी गई है, बिल्कुल कहा था, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, एक रेगुलेटर है जो आपकी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। और बैंकिंग सेक्टर में जब IMF के साथ मुआहदे का इनडायरेक्ट जो लिंक आप जोड़ सकते हैं इसके साथ के जब पाकिस्तान के अंदर बैरूनी कर्जों का दबाव ज़्यादा है तो रुपया प्रेशर में आया, और उसकी वजह से ये मार्केट फोर्सेस जो हैं जिन्होंने उसको ज़हीरा करके जिसके पास जितना डॉलर था उसने उसको मार्केट में देने की बजाय उसको वेट एंड सी पे ले गया, और उसकी वजह से ये प्रेशर रुपये पे आया। और आई एम श्योर के अल्टीमेटली ये सेटल होगा।
جو بات آپ نے کی میں اپیل کرنا چاہتی ہوں آپ کے یعنی ذریعے، کہ آپ واضح طور پر بطور مشیر اطلاعات بتا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ روپے کرنسی ڈی ویلیو ہوگی، نہیں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، مارکیٹ ڈی ویلیو کی بات نہیں کری، دیکھیں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل کرنسی ہے وہ فری مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا. یہی وہ بات ہے جو مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہی اور پھر وہ روپیہ ڈی ویلیو ہوا. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں جب سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوتی تھی، جب وہ وزیر خزانہ تھے، ان کا کہنا تھا وہ اس حق میں تھے کہ ایک مینجڈ کرنسی ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں آپ پہلے میری جواب سن لیں گی تو کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کا روپے کو کم اوپر اور نیچے کرنے کا یا ڈالر کو یا کرنسی کو کنٹرول کرنے کا اختیار دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. فری مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، ہاں اس کے اندر جہاں آپ کی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل ساورینٹی، نیشنل سینٹٹی کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان ایک بہت باریک بینی سے ان مارکیٹ فورسز کی کارکردگی کو ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں تمام وہ فورسز جس میں میڈیا اس میں ایک بہت عام سٹیک ہولڈر ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 160 اس پہ چلا جائے گا. دیکھیں آپ ذمہ دار لوگ ہیں، میڈیا کا سب سے زیادہ ذمہ دار کردار اس وقت اس ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے. اگر آپ بغیر ویریفائی کیے کیا سرائیوں پہ مبنی اس قسم کی مارکیٹ میں خبریں پھینکیں گے تو وہ جو جن کے پاس ڈالر ہے ظہیرہ اندوز فورسز جو ہیں وہ اس کو اور کنفسکیٹ کریں گی اور ہولڈنگ پہ چلی جائیں گی. جب مارکیٹ میں ڈالر غائب ہو جائے گا الٹیمیٹلی روپے پہ وہ اور پریشر بڑھے گا. تو لہٰذا اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ میرا جو آپ لے لیں. دیکھیں آپ یہ جو بستان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایک بڑی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جڑی چیز ہے کہ جب آپ کی معیشت کے اوپر لونز کا برڈن اتنا ہوگا کہ آپ کی سابقہ گورنمنٹس جو ہیں وہ 31,000 ارب کا لون چھوڑ کے جائیں گی. 100 ارب روپے کے فوراً جو آپ کے لونز ہیں وہ کھڑے ہوں گے جو آپ نے پے کرنے ہوں گے. 37 ارب کی آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہوگا جس کو آپ تجارتی خسارہ کہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی روپے نے پریشر میں آنا ہے. اب آپ نے ایک سپیس کریٹ کی ہے. اب مجھے یقین ہے کہ جو یہ ٹیمپریری فلکچویشن ہوگی الٹیمیٹلی جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبلٹی کی طرف چل پڑی ہے، سسٹین کر گئی ہے، وہ تمام جھٹکے شاک اور 440 وولٹ کے جو اس کو جھٹکے لگا کے سابقہ حکومتیں گئی تھی وہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی سکت اس کے اندر آ گئی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ سیٹل آپ کہہ رہے کی ہے کہ استحکام پیدا ہو جائے گا. لیکن شائستہ صاحبہ سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب پہ ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پر روپے کی قدر کو نیچے رکھا تھا ڈالر کے مقابلے میں. لیکن دوسری جانب اس تنقید کے علاوہ کیونکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، عارف حبیب گروپ آپ کو معلوم ہے مشہور شخصیت ہے، کاروباری شخصیت ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی جو فیصلہ سازی ہے اس میں بر وقت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے اس وقت معیشت کا حال اچھا نہیں ہے. دیکھیں میں نے اتنا لمبا پورا بھاشن سنا ہے منسٹر صاحبہ کا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ میڈیا کو تو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور نہ افواہیں اور نہ ڈالر کی قیمت بڑھائیں اور نہ بتائیں، لیکن اگر اب بھی ہم نے بڑی لمبا سنا ہے. اب آپ تھوڑی دیر پلیز سن لیں کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ہی ایک منسٹر صاحب نے آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ابھی تو ڈالر 160-170 تک جائے گا. وہ غیر ذمہ، وہ کیا دیکھ رہے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن جو یہ بات کریں دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ود اکنامک سٹیبلٹی. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ پھر اکنامک سوورنٹی لیکن پھر اگر ہم کہیں کہ اگر اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پہ آئیں گی جیسے 2014 میں دھرنے کے ساتھ ہوا، میری ایک منٹ، پھر ظاہر ہے اس سے بھی پھر سیاسی عدم استحکام تو پیدا ہوتا ہے.
देखें, ये जो तब्दीली सरकार है ये अब तबाही सरकार बन गई। तो आप हम क्या सब बैठ के लोगों को तबाह होते, लोगों को खुदकशियां करते, लोगों को मरते, हम सब बैठ के देखें? आप ये कहना चाह रही हैं? इन्होंने तो चलते हुए मईशत के पहिए को जाम करने की कोशिश की थी। इन्होंने तो लॉकडाउन उस वक्त किया था जब यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे। जब टर्किश प्राइम मिनिस्टर आए तो इन्होंने बाइकआउट किया असेंबलियों से, इन्होंने इन असेंबलियों पे लानत भेजी और बड़े फख्र से ये 126 दिन के धरने की तारीफन बात करते हैं जब ये कंटेनर्स पे खड़े हो के बिजली के बिल जलाया करते थे। आज इंसान बिजली के बिल क्या जलाना, लोग अपने आप को आग लगाने को फिर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि क्या सियासी नुमाइंदे जो हैं, लोगों की आवाज हैं, वो बैठ के चुप करके अपने लोगों को तबाह होते देखें? जो तब्दीली के नाम पे इस मुल्क में तबाही आई है उसको चुपचाप बैठ के देखें, क्योंकि जो गुनाह में और जुल्म में खामोश रहता है वो भी शरीक होता है। तो ये जुल्म कम से कम बहुत अरसे, देखें 9 महीने, इनकी पॉलिसीज अभी भी नजर नहीं आई। या तो डायरेक्शन नजर आ जाए ना, बात समझ आ जाए कि ये किस तरफ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, वो भी नहीं समझ आती। आपने देखा एमनेस्टी स्कीम पे कितना कोर्ट में चले गए थे और कहा था कि जो इसको अवेल करेगा उससे हम आकर निमट लेंगे, फिर वही कुछ खुद कर रहे हैं। लोगों को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, मार दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं आप भी और हम भी? क्या करें? क्या चॉइस रह गई है? मियां नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि आइए मिलके काम करें। तो क्या करें? आप मुझे इनसे पूछ के बताएं कि क्या करें। आप रेट्स का कंपैरिजन आज देखें जी, लेकिन यहाँ मैं धामरा साहब को क्योंकि गुफ्तगू में शामिल कर लगा, आपकी तरफ दोबारा आती हूं फिरदौस साहिबा। एक मिनट सिर्फ 585 या 600 अरब का ऐसा जो हमारे पास फॉरेन डेथ है, वो इसका इजाफी बोझ इस फ्री फ्लोट ऑफ डॉलर से हो चुका है। तो क्या करें? आप मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ के बता दें और ये रोना धोना बंद कर दें कि पिछली हुकूमत। भाई तुमने क्या किया? रोज का तुम कितना कर्ज ले रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जो पैसे तुम धामरा साहब, माजरत यहाँ बात आप ही काटूं, तुमने क्या किया? क्योंकि एहतजाज जाहिर है जमहूरी हक है, लेकिन फिर उसका मकसद भी समझने की मैं क्योंकि कोशिश कर रही हूँ क्या होगा कि क्या इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, क्या IMF के साथ जो मुआहदा है उसको फाड़ दिया जाएगा? इस एहतजाज से हासिल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो अभी जो हमने पहली गुफ्तगू की थी उसमें डॉक्टर साहबा ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये क्या लोगों को बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, या ये लोगों को रोड पे कैसे लेके आएंगे। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बात ठीक कही है। हम कौन होते हैं लोगों को बताने वाले? लोग आपसे खुद पूछ रहे हैं, और लोग आपसे खुद इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस वजीर आजम को पहले भी ये मालूम नहीं था कि डॉलर जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, शायद आज भी वजीर आजम साहब को ये मालूम ना हो कि डॉलर बढ़ गया है। जरा आप ये चेक तो कर लेना। इसी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके प्राइम मिनिस्टर और जो वजीर खजाना थे उस वक्त के, उनके दरमियान ये बड़ा फड्डा हुआ था कि डॉलर बढ़ गया और उन्हें पता नहीं। वजीर साहब कह रहे थे कि मैंने बताया, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं बताया। तो पहले तो वजीर आजम साहब अवेयर हैं इस सारी बदहाली जो मुआशी तौर पर है पाकिस्तान में, उसका उनको इल्म है या नहीं है? उन्होंने कमेटी बनाई है, जाहिर है उनके बड़े तो फेवरेट ये देखे। पहले जो रिकॉर्ड रहा वो आप और हम खुद पूरी कौम इस चीज का वाकिफ हैं कि वो पता ही नहीं था उसको कोई डॉलर बढ़ गया है। और दूसरी बात देखें, इनका बड़ा फेवरेट एक दो पोर्शन थे। एक तो ये सर्वे पे बड़ा डिपेंड करते थे कि जी हमारी फेवर में ये सर्वे इतनी ज़बरदस्त आई है और हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, उनकी पॉपुलरिटी डाउन जा रही है, उनकी पॉलिसियाँ डाउन जा रही हैं। आज आप सर्वे उठा लें कि वो सर्वे आपके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। दूसरा इनका फेवरेट पोर्शन था सोशल मीडिया जो है, उस पे भी हम बात करेंगे और सर्वे बहुत दिलचस्प है धामड़ा साहब, इस पे भी अब ज़ाहिर सवालात भी हैं क्योंकि इसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कुछ बातें भी हैं और कुछ मनफी भी हैं। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ धामड़ा साहब, मुझे क्योंकि इस वक्त लेनी है ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद फिरदौस साहिबा। जाहिर है बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी बातें जिनका जवाब अब आपने देना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों मेरे कोलीग्स ने बड़ी लंबी चार्जशीट लगाई है, और लंबी चार्जशीट लगाना जहाँ उनका हक है, वहाँ मेरे पास भी तो ये हक और इस्तेकाक है कि मैं ये पूछ लूँ कि भाई ये जितनी आपने बदतरीन सूरत हाल बयान की और पेश की, और तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर डाली, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने ज़िक्र किया, मुझे सिर्फ ये बता दें कि धामरा साहब मेरे भाई हैं छोटे, वो मुझे सिर्फ इतना बताएं कि सिंध के अंदर जो हमारी इरेगुलरिटीज़ का ज़िक्र हुआ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 952 बिलियंस की इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट की। फिर सिंध के अंदर जिस किस्म की एड्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है, वो सिर्फ सिंध के बच्चे नहीं, वो हमारे पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं जो वहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस के साथ जुड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन की कहानियाँ हैं, उसको भी तो हमने देखा। उस हवाले से भी अवाम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा सूबा हमारा, एक जिस्म का एक बहुत अहम जुज़ है इस इकाई का, वफाक का, तो उसकी परफॉर्मेंस को जानना भी क्या अवाम का हक है कि नहीं? क्या उसके हवाले से भी कुछ बताना आप पसंद करेंगे कि हमारी जो इस वक्त की सूरत हाल है सिंध के अंदर, जो थर के अंदर और ओवरऑल पूरे इंटीरियर सिंध और अर्बन के अंदर जो इस वक्त डिस्पैरिटी है, जो इस वक्त जो है आपके चैलेंजेस हैं एज आ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या वो सारे एड्रेस हो चुके हैं कि आपने उंगलियां सारी वफाक की तरफ उठाई हुई हैं? आपका हक है, आप ज़रूर उठाएं, लेकिन हमें सबको अपने अपने गिरेबान में पहले झांकना है और देखना है कि जो हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं क्या हमने वो पूरी कर ली। दूसरा, मेरी बहन जो है वो शाइस्ता साहिबा ने बड़ी तफसील से अवामी बेताबी और बेचैनी को अल्फाज का रंग दिया। देखना कि जिसको आपने, उस अपोजिशन ने जिसने बाहर आना है, सड़कों पे अवाम का मुकदमा लड़ना है, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किधर है? उनको तो आप बाजियाब कराएं, वो कहाँ हैं, और लाएं उनको, और अवाम के हम वेलकम करेंगे और बिस्मिल्लाह करेंगे। आप आए सड़कों में, हम ठंडा पानी इस गर्मी में लेके आपको खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि हम मॉडल टाउन के सामने नहीं करेंगे। ठीक है, ना हम अपोजिशन को दीवार से लगा के पुलिस गर्दी करेंगे, ना पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को कुछ लेंगे। हम आपके जो जमहूरियत के अंदर रोल है उसको हम सपोर्ट भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आज आपने इस हवाले से सिर्फ एक बात जरूर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पूछना पसंद करेंगे कि जनाब ये जाली अकाउंट्स जो हैं और ये जो रेमिटेंसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क पैसे गए, वो अवाम ये पूछेंगे कि भाई हमारे बच्चे तो आप सड़कों पे ला के इस गर्मी में और इस धूप में और तपश में आप हमें कहते हैं कि एहतजाज के लिए आए, तो आपके बच्चे जो इंग्लैंड और बाकी ममालिक के अंदर इस वक्त पूरा सारी जिंदगियां गुजार रहे हैं, उन बच्चों को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको रोकती हूँ इसलिए क्योंकि फिरदौस साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जिसको आपने ट्विटर पे लापता कायदे हिस्ब इख्तिलाफ लिखा था, उन्होंने कल समा को एक इंटरव्यू दिया था, क्या कहा था सुन। गलत बयानी और दरोगोई की भी कोई हद होती है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान है, सर से लेके पाँव तक वो दिन रात झूठ बोलते हैं। असाइलम के लिए मैंने अप्लाई किए तो सबूत कौम के सामने ले आए। मेरे जो मेडिकल टेस्ट थे वो ओवरड्यू थे, मेडिकल चेकअप्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो चुके हैं, जो ही वो मुकम्मल हो जाएंगे मैं बहुत जल्द, और उम्मीद है बजट से पहले बजट सेशन तक मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा। शाइस्ता साहिबा, लेकिन बजट से पहले कब? कोई तारीख है? बजट से पहले और बजट तक ये अल्फाज देखें मैं ये अब इनको बोले खामोशी। और दूसरी बात शाइस्ता, किसने कहा है, किसने ये बात कही है कि उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया? ठीक है, नहीं मैं क्या ये गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट आई है जो वो इमरान खान साहब चल रही है, लेकिन शाइस्ता साहिबा को हर शख्स मौका देना चाहिए जी। उसकी ज़बान जो है वो किसके पास गिरवी है, हमने नहीं उसको किसी को, ये हमारी तरफ से नैरेटिव नहीं है। शाइस्ता, ये आप इसकी तस्दीक करें। चुप, अब आप देखें, अब आप प्लीज अब सुन लें, हौसला करें।
अव्वल आपने सुन लिया, असल में तमाम ये 9 महीने क्या पिछले 5 साल 10 साल से ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठे प्रोपेगेंडा पे गुजारा करते हैं। कभी आपको पता है शहबाज शरीफ ने इनके ऊपर एक और भी किया हुआ है केस, जो इन्होंने 10 करोड़ का कि ये आए पेश हुए, जो इन्होंने कहा था कि पैसों की ऑफर की है और वो मुझे कि वो बात ना करो, तो वो वाला केस भी है। इमरान खान आए तो हम पेश होते हैं, उसके लिए भी पेश हुए। और अभी भी जो ये है ना, अभी भी जो झूठी अफवाहें आप लोग फैला रहे हैं वो ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग हर वक्त झूठ के पीछे छुपना चाहते हैं। देखिए, जहां तक बात है कि मॉडल टाउन ये कहते हैं आए, पहले दिन से इनकी नियतें और इनके काम करने का तरीका देखें। पहली स्पीच में इमरान नियाजी साहब ने ये कहा कि मैं कंटेनर देता हूं, आइए ऑपोजिशन कंटेनर पे चढ़ जाए। हमने कहा था कि नहीं, हम असेंबली में बैठ के आपकी मदद भी करना चाहती हैं अगर अवाम दोस्त आपकी पॉलिसीज होंगी, और अगर नहीं होंगी तो तनकीद भी असेंबली में करेंगे। लेकिन इन्होंने मजबूर किया। अब ये कहते हैं कि ये सानह मॉडल टाउन की तरह नहीं करेंगे, ये सानह साहिवाल की तरह तो करेंगे। वहां तो कम से कम JIT बन गई ना, वहां तो कम से कम JIT की रिपोर्ट आ गई। यहां तो सानह साहिवाल में इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं बनने दी। आज भी उनके वारिस तड़प रहे हैं और सिसक रहे हैं और फरियादें कर रहे हैं कि काम कर लें। तो बात सुने, ये लोग सिर्फ इनको एक कहते हैं ना वर्बल डायरिया है, एक को नहीं, दो को नहीं, सबको ये आते हैं और सिर्फ बोलते हैं। लेकिन शाइस्ता साहिबा, ठीक है आपने जवाब दे दिया, लेकिन जो मैंने सवाल किया था वो था शहबाज शरीफ साहब की जो वापसी की हुई तारीख। पहले तो मुझे ये बता, इनसे ये पूछ दें भाई, मैं तो आपकी क्लास में नहीं बैठी हुई, आप मेरी हेड मिस्ट्रेस नहीं है कि मैंने आपकी डिक्टेशन और आपकी डंडे के उससे के बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बोलने चुप कर जाएं। आपने अपनी बारी पे बात कर ली है, अब आपने मेरी बात सुननी है। आपने झूठ की बात की, कोई शरफ से मायदा नहीं किया, फिर वो साबित हुआ क्या मुआहदा करके गए। आपने झूठ के ऊपर आपने कहा कि कोई छोड़े फिरदौस, आप ये बातें देखें, नहीं अगर हम पर्सनल ना हो तो बेहतर है, हम पर्सनल ना हो तो बेहतर है। आपने झूठ बोला, फिर आपने एप्लीकेशन की। अभी आप कह रहे हैं, आप मैंने कहा है ना कि लेट्स नॉट, कभी आप कहते हैं बच्चों जो है वो बाहर जाने का इस्तेकाक नहीं रखता। आपके समधी मियां साहब के इसहाक डार साहब, आपने सहूलतकारी करके जहाज दे के उन्हें फरार कराया। आप उनके ले आए, मियां साहब के बच्चे उधर, आप ले आए उनको। भाई हम क्यों ले, आप ले आए, आप ले आए ना उन्हें। मुझे क्या कह रही हैं आप हुकूमत में, आप उन्हें उस दर्द में जो आप इतनी पावरफुल परेशानी का आप शिकार हैं, लाए उनको, उनको कहें कि उन्होंने जिस गिद्दड़ सिंगी से इस मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश किया, ले आए ना, आप ले आए उनको। गिद्दड़ सिंगी तो आप उनको ले, मेरी बात सुने, अंबर फिर इनको सोलो प्रोग्राम करें इनके साथ, ले आए, उनको कहें कि ले आए। ठीक है, वो तो आ रहे हैं। अच्छा, अगर वो आ गए तो फिर मुझे बताइए, लंदन बैठ के अपोजिशन नहीं होगी, अवाम की अपोजिशन। आप अच्छी नौकरी कर रही हैं, आए इधर, अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी है। मैं अवाम की जंग लड़ रही हूँ, जिसको छोड़ के वो लंदन बैठे हुए हैं उनको कहें यहाँ आके जंग लड़े, मैं तो उस अवाम में बैठी हूँ। अच्छा शाइस्ता साहिबा, मेरा तो सवाल वहीं का वहीं रह गया, शहबाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, तारीख क्या है? आप बताएं, वो मुझे सुनने नहीं दिया, सच्ची मैंने नहीं सुना, प्रॉमिस मैंने नहीं सुना। आप मुझे सुनने दें तो मैं पूछूंगा, मुझे सुनने नहीं दे रहे। अब तो सुनिए, बता दे सवाल में। नहीं, मैंने नहीं सुना, वो फिर बोलने लगती। पता है मैं क्या, कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे शहबाज शरीफ साहब? कोई तारीख कोई तय हुआ है? देखें आप, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 10 दिन में? देखें, मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे सकती अंबर, लेकिन मुझे ये पता है कि ये इसी तरह नवाज शरीफ को कहते थे, ये इसी तरह कहते थे कि नवाज शरीफ भी नहीं आएगा, और वो अपनी बेटी लेके आ गया, जबकि उसको पता था कि उसने गिरफ्तार होना है। देखें, शहबाज शरीफ भी विद इन नो टाइम वो यहाँ होंगे, उन्होंने आपको आपके इंटरव्यू में खुद कहा है। देखें, ये इनको कहिए कि जो असल इश्यूज है ना उसकी तरफ आए और उनको टैकल करें, तबाही ना फेरे, मुल्क तबाह हो गया है, प्लीज। असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ आ जाए, ये असल इशू है। बढ़ते हैं,
بالکل وہ ملک میں آئے اور نیب جو سوال پوچھ رہی ہے کہ ملک کو لوٹنے کے بعد منی لانڈرنگ سے جو پیسے باہر گئے وہ ملک میں آ جائیں تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دھامڑا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں قائد حزب اختلاف ظاہر بہت سپورٹ تعاون بھی کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے, واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں جی. دیکھیں یہ سوال اگر پی ایم ایل این اس پروگرام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سوال پی ایم ایل این کا کوئی یہاں پر نمائندگی نہیں ہوتی تو آپ مجھ سے کرتے ہیں, انہوں نے جواب دے دیا ہے, مجھے اس پہ زیادہ کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے میں بات سن نہیں سکا تھا کیونکہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, مگر ڈاکٹر صاحبہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو سوالات اٹھا رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کو سندھ کی گورننس پہ زیادہ اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. لاڑکانہ میں جو HIV کے کیسز سامنے آئے ہیں اور جو بے ضابطگیاں نکلی ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے بجٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے. جی 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 جی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور آن ایئر دے رہا ہوں اور ایک مناظرے کا چیلنج کرتے ہوئے یہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک پروگرام رکھیں جس میں آپ وفاق پہ بات نہ کریں, آپ صرف سندھ حکومت پہ بات کریں. جتنے پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ کے چل رہے ہیں, جتنے کمپلیٹ ہوئے ہیں اور جتنے دہشت گردی کی صورتحال کو فیس کرتے کرتے جہاں تک ہم پہنچے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ کی پارٹی جو آج کی پارٹی ہے ان کے ایک صوبے میں گورنمنٹ کمپلیٹ ہوئی تھی, وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اور چیلنج کے ساتھ اور مناظرے کے ساتھ کریں گے کہ کتنی میگا واٹ بجلی ایک صوبے جس نے 5 سال کی گورنمنٹ پوری کی ہے. میں فیڈرل پہ نہیں آ رہا کیونکہ اس کو 9 ماہ ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ماہ کی حکومت پہ آپ کیا سوال کر رہے ہیں, اور اس 9 ماہ کی حکومت میں جو روپیہ ڈی ویلیوٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں اتنا نہیں ہوا جتنا 9 ماہ میں ہوا. چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو کہ کتنی میگا واٹ بجلی کتنے صوبے نے نیشنل گرڈ میں پہنچائی. میں ثابت کروں گا کہ میرے صوبے نے, جس کے اوپر زیادہ کرپشن کے الزامات ہیں, 730 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے. اس کے بعد ابھی کام چل رہا ہے جس طرح کی بات کرتے ہیں. ایسے بہت سارے پروگرام ہیں جس کا میں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے, اس میں آپ ضرور رکھیں اور آپ آ جائیں جس میں ملک کی دوسری سیاست پہ گفتگو نہ ہو, صرف سندھ کی ہو. آج بھی وفاق ڈیفالٹر ہے, آج بھی وفاق ڈیفالٹر ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں نے بات سنی آپ کی, میں تو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں نا صوبائی حکومت کی پروگریس کا کہ کتنی قانون سازی کے صوبے نے اسمبلی نے کی ہے اور کتنی نہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ چیلنج نہ کریں کیونکہ آپ وہ صوبہ جب وہ حکومت کر رہا تھا آپ اس پارٹی میں نہیں تھی, اس لیے ان کا ذمہ آپ نہ لیں, اس کا وزن آپ اپنے کاندھوں پہ نہ لیں. آپ اس 9 ماہ کی لے لیں, اس پہ بات کریں گے. میں آپ کی فیور میں بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات ان سارے سوالوں کے جواب اگر ہم پرائم منسٹر سے بھی نہ پوچھیں, نتائج ہیں سروے تو آپ کے سروے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا, ڈاکٹر صاحبہ پلیز اگر میری بات سنیں گی آپ, سروے کی بات کرتے ہیں, لیڈر کی کریڈیبلٹی کو پلیز اگر آپ میری بات سنیں, معذرت میں آپ کو یہاں روکتی ہوں دھامڑا صاحب, میں سروے کی بات کرتی ہوں آپ کی طرف, اس پہ بھی دوبارہ آؤں گی. جی 51% کا خیال ہے کہ سابقہ حکومت کی کارکردگی موجودہ حکومت سے بہتر تھی, اس لیے کہ وہ 58% تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب انفرادی طور پر ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے, لیکن اکثریت حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہے. بلکہ جو 61% ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی حکومت کو یاد کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے امبر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے آپ کے لیڈرز ہیں ان میں کریڈیبلٹی میں صادق امین ہونے کا, عمران خان ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ اونلی اینڈ اونلی لیڈر جو اس قوم کو لیڈ کرے گا اور انشاءاللہ اس مشکل سے نکالے گا, اس کا نام عمران خان ہے, جو ہی از دی اونلی ہوپ فار دس کنٹری. سوشل میڈیا کیا کہہ رہی ہے؟ اب دوسری بات جو ہے, دیکھیں یہ آپ کی 5 سال کی کارکردگی ہے, یہ ایک 9 ماہ کی حکومت کی کارکردگی سے نہیں آپ کمپیئر کر سکتی. 5 سال بعد کروائیے گا اللہ معاف کرے ڈاکٹر صاحب, 9 ماہ میں سانس نکال دیا قوم کا, آگے پہلے 9 ماہ کی کروا لیں. 9 ماہ کے اندر آپ نے قوم کی حالت کر دی, بھکاری بنا دیا, آگے آپ کیا کریں گے؟
اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر صاحب توبہ کر لیں. قوم تو توبہ کر رہی ہے, صورتحال ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے. 56%. اچھا موازنہ بھی اگر ہم تھوڑا سا کر لیں, یہ دیکھیں کہ 2013 میں جب نئی حکومت آئی تھی اس وقت کوئی 62%, 62% کا خیال تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بہتر کارکردگی ہوگی, جبکہ اس وقت صرف جو ہیں ہوگی لیکن ہوئی نہیں تھی. لیکن ہم 9 ماہ کی بات کریں نا, مطلب ہم اور اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت ہم نے جیسے کہا کہ زیادہ تر شائستہ اور عاجز کے درمیان ٹاسک کرا لیں کہ دونوں میں سے کس کی کارکردگی بہتر تھی. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ریفارمز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے انسٹیٹیوشنز بیلڈ کرنے ہیں, میں بھی ٹاسک میں شامل ہو جاؤں گی اور میں بے ایمانی کر کے پیپلز پارٹی کے حق میں ٹاسک کو کروا لوں گی. لیکن میں جو بات میں آپ کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت جو چیلنج ہے امبر, جو چیلنج ہے ہمیں کیا ہے, ایک جملے میں ہم سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم ہر انسٹیٹیوشن کے اندر جو ریفارمز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ریزسٹنس آتی ہے. جب بزنس ایز یوزول ہو وہاں مسائل نہیں, جہاں آپ ایک ہٹ کے نئے طریقہ کار سے اس سسٹم کو لے کے چلنا چاہیں گے تو وہاں مسائل آتے ہیں. دیٹس دی ریزن کہ اس وقت گورننس کا ایشو جو آپ چاہ رہی ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو, انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا, گیلپ سروے پہ موقف سامنے آ گیا. یہاں لینا ہے ہم نے بریک اور پھر ہم جائیں گے دھامرا صاحب اور شائستہ صاحبہ کی طرف بھی اسی سروے کے بارے میں. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. شائستہ صاحبہ, وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت تو وہیں کے وہیں ہے, حکومت کی کارکردگی کے بارے میں لوگوں کو تھوڑی سی اب تشویش ہونے لگی ہے. دیکھیں امبر, جو سوشل میڈیا ہے نا آج کل, میری بہن کبھی سوشل میڈیا کی تعریف کرتی ہیں, کبھی سرویس کو قابل غور یہ بات ہے کہ 9 مہینے میں کبھی اتنی جلدی کسی بھی حکومت کا وہ رزلٹ نہیں آیا جو ان کا آیا ہے. دیکھیں جو کارکردگی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے نا, وہ اس میں کوئی کسی سے چھپی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے. فگرز, فیکٹس سب بول رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کارکردگی ہے اور کیا ان کے منسٹرز کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت خود اپنے منسٹرز میں نو کانفیڈنس کر رہی ہے. اور میرا ایک مشورہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کو کہ پلیز آج اتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ جو ساری چیزیں نا جو وہ آج باتیں کری وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ ان کی اپنی باتیں ان کی دشمن, ان کو کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اپنی باتیں ان کی دشمن ہو رہی ہیں اور ان کی اپنی کہی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو ہٹ بیک کر رہی ہیں. تو آج میری بہن یہاں بیٹھ کے ضرور بات کریں لیکن غور کر لیں, سوچ لیں کہ کل یہی باتیں واپس آئیں گی ان تک. تو اس لیے گیلپ تو ضرور ہے. تو میں آپ کو گیلپ کی بات بتا دوں, گیلپ کے مطابق پورا رہا ہے کہ وہ پاپولر لیڈر ہے, میں نہیں کہہ رہی ہوں, گیلپ کہہ رہا ہے. اچھا یہاں میں بھی کیونکہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہوئی تھی. سروے کے مطابق جیسے میں نے بتایا کہ 61% پاکستانی کا خیال ہے یہ وہ یاد کرتے ہیں, نواز شریف کی حکومت کو یاد کرتے ہیں, لیکن صرف 31% چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت واپس آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 31% صرف. میری بات, اس کا کیا مطلب ہے شائستہ صاحب؟ یہ میری بات سنیں, پڑھتے ہیں بعد میں سمجھ آتی ہے. آپ ان سے پوچھ لیں, ہاں بعد میں سمجھ آتی ہے. آپ کو بھی بڑی جلدی یہ سمجھ آ جائے گی. جب پورا جو سروے اگر آپ دیکھیں یہ کافی کنفیوزنگ سا سروے ہے. مجھے لگتا ہے یا ان کے سوالات صحیح نہیں تھے. کبھی آپ دیکھتی ہیں ایک طرف ایسے جا رہے, کبھی ایک طرف نیچے آ رہے. دا ہول تھنگ میں نے اتنا ڈیٹیل میں امبر سچی باتیں دیکھا نہیں ہے, بٹ دا لٹل آئی ہیو سین جو میرے نظر سے گزرا ہے اس میں تو مجھے بہت زیادہ کنفیوژن سی نظر آ رہی ہے ریزلٹس میں. تو آئی ڈونٹ نو, اگر آپ اس پہ پروگرام کرنا چاہیں تو لیٹس ڈو اٹ, لیکن ابھی سیریسلی آئی ہیو ہیڈ نو آئیڈیا. یعنی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب خوش ہو گئے. پلیز نو,
ना ऐसी कोई बात नहीं। पीटीआई को क्या फेवर मिल रहा है? आपके इस सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सड़कों पे लोगों का हाल है, आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, जो गालियां पड़ रही हैं वो कहते हैं कि इंतहा हुई है, लिमिट्स क्रॉस हुई हैं। तो छोड़ें आप इन सर्वे की बातों को। जब आपको पसंद आता है, ये वही सर्वेज हैं जब नवाज शरीफ के लिए आ रहे थे, तो आप लोग उस पर क्या कर रहे थे? तो आप भी अपनी फेवर। धामरा साहब यहाँ आपकी काट रही हूँ। धामरा साहब, यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, अब सर्वे की हम बात ही कर रहे हैं, तो इस सर्वे के मुताबिक 37% उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश हैं और सिर्फ अबाउट 27% है जो मुराद अली शाह को बेहतर करार देते हैं। आप सोचें, इस उस्मान बुज़दार की तारीफ हो रही है। वाह, पहली बात तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उस्मान बुज़दार साहब को अब अलार्मिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है कि नैब ने जमानत दे दी है खान साहब की पुरानी एटीएम मशीन को। अब उनको क्लियर कराने के लिए गिरफ्तार करवाया था। अब ये नीट क्लीन होके आएंगे और इनका अगला टारगेट उस्मान बुज़दार होगा। ये इनका आपस के घर का झगड़ा है। मेरा और शास्ता साहबा की पार्टी का इसमें कुछ नहीं जाए, कम से कम मेरी पार्टी का कुछ नहीं जाए। देखिए, दूसरी बात ये है कि हम सारे सवालों के जवाब कहाँ से ले? टॉक शोज में अगर हम बात करते हैं तो ये सारी बातें आ जाती हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे, मगर देखें अगर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर साहब सुन ले, हौसला करें। गोस्ट प्राइम मिनिस्टर, देखें जब प्राइम मिनिस्टर खुद गोस्ट हो जाएं, जिन्होंने ये कौम से वादा किया था कि मैं 2 घंटे जवाब दूंगा अपोजिशन को, वहां पर कोई ठेले वाला तो नहीं आएगा ना ऐवान में, वहां पर कोई दुकानदार भी नहीं आएगा, वहां पर वो मुलाजमीन भी नहीं आएंगे जो सोशल मीडिया पे चीख रहे हैं। वो एक फोरम है पार्लियामेंट का जहां पर मेंबरान सवाल करेंगे, मगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर गोस्ट है। अब इन सारी सिचुएशन का, अब डॉक्टर साहब कह रही थी कि 9 महीने, भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन जब सुनामी आ गई, चीखें निकल रही है कौम की, तो अल्लाह माफ करे और रहम करे कि आपके दौर के 5 साल के अंदर इस कौम का क्या हाल होगा। इसलिए रहम करे इस कौम पे। ये सर्वे की चीजें अपनी जगह, ये टॉक शो में बोलना अपनी जगह, और दोनों जमातों की मगर गोस्ट प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो आके सवालों के जवाब दे, इससे काम बेहतर होगा। इस टॉक शो में आके आप अपनी कारकर्दगी गलत तो सही रहेंगे और अपोजिशन वो गोस्ट है ना, को भी वो गोस्ट लाते रहेंगे। उनकी टीम नाअहल निकली, 9 महीने के अंदर उन्होंने साबित किया उनकी टीम नाअहल थी। साजी की तरफ देखें रागब करते रहेंगे। डॉक्टर साहबा, अगर उनकी टीम नाअहल नहीं होती तो आज इस सीट पे आप ना होती। अगर उसकी टीम नाअहल नहीं होती तो आज यहाँ पे आप ना होती। अपोजिशन का इसलिए नाअहल टीम के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। नाअहल टीम के होते हुए कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर साहब। अपोजिशन जो है, नाअहल टीम गोस्ट प्राइम मिनिस्टर और IMF की टीम के होते हुए इस कौम की कोई भलाई नहीं होगी। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, कि नाअहल टीम गोस्ट प्राइम मिनिस्टर IMF की हर अच्छाई नहीं होगी। फिरदौस साहिबा, आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब डॉलर की कीमत में इस तरह से गिरावट हमने देखी थी, बल्कि रुपए की कदर में हमने जिस तरह से कमी देखी थी 2013 में, तो सर फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर को आके लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। इससे पहले भी जब स्टॉक मार्केट का मसला हुआ था, IMF का मसला हुआ था, ये कहा गया था कि मुतालबा आया था कि वजीर आजम को कौम को एतमाद में लेना चाहिए। हमें ना मुशीर खजाना नजर आया, आज वजीर आजम इमरान खान का इंतजार करें। IMF के मुआहदे पे भी जो रेवेन्यू के आपके वजीर मुमलिकत हैं उनका कहना है कि वो पेश करेंगे पार्लियामेंट में। तो ये सब, क्योंकि ये जब अंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो IMF के बाद हुई, मैं उसमें साथ बैठी थी। बिल्कुल पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अवाम ने देखा कि वजीर खजाना ने वो तमाम जो IMF और एसेट डिक्लेरेशन बिल के हवाले से फैक्ट्स थे वो कौम के सामने शेयर किया। अगर आपने आज मीडिया देखा हो, आज कराची में भी उन्होंने प्रेस टॉक की है और ये रुपए की गिरावट के हवाले से बात की है उन्होंने। और ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये सारी सिचुएशन में हर लम्हा वो तमाम अपनी मुआशी टीम के साथ रब्ते में है। आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने डिटेल से वो सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको सस किया है। हाँ, आप ये जो कह रही हैं कि पार्लियामेंट में लाया जाए, देखिए अभी आपने एग्जेक्टिव बोर्ड
जो IMF का है उसने उस पर ठप्पा लगाना है, अप्रूवल होनी है, उसके बाद आप जो चीज़ तय हो जाती है, फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर आप अपने पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहें। अगर अपोजिशन उसके बाद मुतालबा जब ठप्पा होगा, वॉशिंगटन से ठप्पा होगा, फिर उसके बाद हमने एक बैठ के कंसल्टेशन की, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उस पर कंसेंसस हुआ, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी नहीं आई। जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं होती खत्म हो गया है, फिर और अपोजिशन चाहेगी तो क्यों नहीं, हम छुपेंगे नहीं, हम फ्रंट फुट पे आके इनको एंगेज करेंगे। खत्म हुआ है, अब मुलाकात होगी पीर को। खुदा हाफिज़।